हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुर्तज़ा अली खान। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ कर रहा हूं क्लासिक्स पे, जिसमें मैं क्लासिक फिल्म्स, क्लासिक सीरीज़ पे बात कर रहा हूं। और अभी हाल ही में मैंने स्पैगेटी वेस्टर्न पे बात करी है। इससे पहले कि मैं आज की फिल्म रेड रिवर, जो कि हार्वर्ड हॉक्स की 1948 की क्लासिक है, स्टारिंग जॉन वेन एंड मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट इन द लीड रोल, उसकी बात करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इस तरह की फ़ीचर्स आपके लिए रेगुलरली लाता रहूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अब स्पैगेटी वेस्टर्न्स पे बात कर रहा था अभी हाल ही में, और स्पैगेटी वेस्टर्न से बात करते करते मैंने आपको रिविजनिस्ट वेस्टर्न से भी इंट्रोड्यूस करवाया था, और मैं बता रहा था कि कैसे वेस्टर्न जॉनरा 50s के एंड आते आते तक ऑलमोस्ट अपनी डेथ के वो अप्रोच कर रहा था, और उसमें नए आइडियाज़ की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे सर्जियो लियोनी, और सर्जियो लियोनी के बाद आगे जाके सैम पेकिनपा और क्लिंट ईस्टवुड जैसे लोगों ने उसको रिवाइव किया। पहले स्पैगेटी वेस्टर्न्स आई, जो कि यूरोपियन फिल्म मेकर्स आए और उन्होंने टच दिया, एक इंटरेस्टिंग डार्क शेड्स दिए वेस्टर्न को, जो क्लासिक ओल्ड वेस्ट की फिल्म थी, जॉन फोर्ड, हार्वर्ड हॉक्स, जिसके सबसे बड़े फिल्म मेकर्स रहे हैं। उसके बाद फिर रिविजनिस्ट वेस्टर्न्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, सैम पेकिनपा जैसे फिल्म मेकर्स, आगे जाके क्लिंट ईस्टवुड, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। और आज तक जो वेस्टर्न्स हमें देखने को मिलती हैं वो रिविजनिस्ट वेस्टर्न्स होती हैं, यानी कि रिवीजन करती हैं वो वेस्टर्न जॉनरा की। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक क्लासिक वेस्टर्न, रेड रिवर, हार्वर्ड हॉक्स की। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि मैं वेस्टर्न्स पे बात कर रहा था, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वेस्टर्न जो है वो अमेरिका का सबसे पॉपुलर और बिलवड जॉनरा रहा है, और वेस्टर्न अमेरिका का वेरी ओन जॉनरा भी है, क्योंकि ये बात करता है सिविल वॉर से पहले और सिविल वॉर के बाद जो अमेरिकन ओल्ड वेस्ट था, उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे थे, आउटलॉज, बाउंटी हंटर्स, सिविल वॉर के जो इन्फ्लुएंसेस थे उसमें, जो सोल्जर्स, और जो सोल्जर्स के बाद जो बुश वैकर्स आए, और किस तरह के अलग अलग तरह के एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे थे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानी होती हैं कॉवबॉयज़ को लेकर, उनकी लाइफ की जर्नी को लेकर, कि किस तरह से वो डिटर्मिनेशन के साथ, ग्रिट के साथ, हिम्मत के साथ, ऑड्स का सामना करते हुए वो अपनी जो उनका जो मकाम है वहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें अगर हम बहुत बड़े हीरोज़ की बात करें तो नाम आता है गैरी कूपर का, जो हाई नून जैसी फिल्म में उन्होंने अपना एक अलग तरह का मकाम बनाया था। एक ओल्ड वेस्ट का जो हीरो होता है वो किस तरह का होता है। पर वेस्टर्न की अगर बात करें, और क्लासिक वेस्टर्न्स की अगर ख़ास तौर पर बात करें, तो जॉन वेन से बड़ा नाम आपको नहीं मिलेगा सिनेमा में। जॉन वेन एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी हैं, और इन्होंने अपना करियर 1920s में स्टार्ट किया था, और फिर इनकी जॉन फोर्ड के साथ एक कोलैबोरेशन हुई, और इन्होंने बहुत कमाल कमाल की फिल्में बनाई। शुरुआत होती है स्टेज कोच से, और उसके बाद फिर काफ़ी फिल्में बनी, कैवलरी ट्रिलॉजी की अगर हम बात करें। लेकिन अगर मैं आपको जॉन फोर्ड और जॉन वेन की कोलैबोरेशन की बात करूं, तो उसमें सबसे कमाल की फिल्म तो 1956 की फिल्म द सर्चर्स रहेगी, और जो हम ज़रूर एक और फीचर में उस पर बात करेंगे। पर आज मैं जो फिल्म लेके आया हूँ 1948 की फिल्म रेड रिवर, प्रॉबेबली वो रिस्पॉन्सिबल है सर्चर्स बनने के लिए, और आगे जाके जो बनाई थी उन्होंने द मैन हू शॉट लिबर्टी वॉलेंस। इससे पहले कि आप ये समझें कि क्यों इम्पॉर्टेंट है रेड रिवर फिल्म, और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो सर्चर्स, और आगे जाके जो हमने जॉन वेन के डार्कर शेड्स देखे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेड रिवर बेसिकली कहानी है जो सिविल वॉर से पहले सेट है। डनसन नाम का एक शख्स है जो टेक्सास में अपना एक रेंच स्टैब्लिश करना चाहता है, और वो उस रेंच स्टैब्लिश करने के लिए जब जा रहा होता है तो रास्ते में जो उसकी बिलवड होती है, जिसको कि वो पीछे छोड़ के आता है, उस पर इंडियंस हमला करते हैं और वो उसमें मारी जाती है। अब डनसन अपने जो उसका साथी है ग्रूट, उसके साथ जाता है टेक्सास में, जाके एक लैंड पे अपना क्लेम ठोक देता है, और वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग धीरे धीरे उससे लड़ने आते हैं कि लैंड हमारा है, हमने इस पे पहले क्लेम जमाया है। और वो एक एक करके तकरीबन 7 लोगों को मारता है, और उनका वहीं पे वो ग्रेवयार्ड भी बन जाता है। तो एक तरह से दिखाया है कि मैन जो है, हालांकि एक वाइल्ड दौर से गुजर रहा है, पर उसने अपने वो रिचुअल्स नहीं छोड़े हैं। रिस्पेक्ट द डेड जो है वो उसको काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। तो डनसन धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 14 ईयर्स अपने इस जो उसने रेंच बनाया था इसको बसाता है यहाँ, और एक बहुत बड़ी कैटल फोर्स क्रिएट हो जाती है उसकी। और अब सिविल वॉर आ चुकी है, और सिविल वॉर के दौरान जो भी टेक्सास और जो सदर्न एरियाज थे, यहाँ की जो मार्केट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कारपेट बैगर्स यानी कि जो नॉर्थ के जो पॉलिटिशियंस आए थे, उन्होंने यहाँ पे मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स करके सदर्न जो आइडियोलॉजीज़ हैं और सदर्न जो इकनॉमी है उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो अब समझ नहीं आ रहा, और डनसन डिसाइड करता है कि जो मेरे पास जो 9000 प्लस कैटल हैं, इस कैटल का मुझे कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे तो प्राइज़ ही नहीं मिलेगा। मैंने इतनी अच्छी कैटल ओवर द 14 ईयर्स अपनी ज़िंदगी की दी है, सब कुछ किया मैंने, अपनी ज़िंदगी का जो सबसे
सबसे बड़ा मेरा प्यार था उसको भी मैंने खो दिया, सब कुछ खो दिया, और आज जब मेरे पास इतनी कैटल हैं तो ये कोई ख़रीदने के लिए भी तैयार नहीं है इस कैटल को। तो डनसन एक बहुत बड़ी जर्नी का प्लान करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से कैंसस जाऊँगा और कैंसस में जाके मैं अपनी ये कैटल बेचूँगा, और उसको उम्मीद है कि इस कैटल के लिए उसको काफ़ी अच्छी प्राइस मिलेगी। अब डनसन ने एक बच्चे को पाला होता है जो एक अनाथ बच्चा होता है जिसका नाम मैट होता है, मैथ्यू गार्थ, और वो अभी अब सिविल वॉर से वापस आ गया है। तो डनसन उस पर जिम्मेदारी डाल देता है कि तुम्हें इस कैटल को कैरी करना है मेरे साथ। पूरा का पूरा एक वो अपना ग्रुप तैयार करता है, क्योंकि आप 9000 कैटल को आप समझिए उसको आप लेके जा रहे हैं इतनी लंबी जर्नी पर। रास्ते में इंडियंस का भी खतरा है, कोमांचेज, अपाचेज वगैरह जो इंडियन ट्राइब्स हैं वो भी आप पे हमला कर सकती हैं, नेचुरल थ्रेट्स भी हैं, आउटलॉस का थ्रेट भी है, तो अलग अलग तरह के थ्रेट्स हैं। और सिविल वॉर अभी हुई है तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से बहुत सारे नॉर्मल लोग भी अब आउटलॉज बन चुके हैं। तो बहुत ही थ्रेट्स हैं, नेचर के थ्रेट्स हैं, बदलते हुए मौसम है, लंबी जर्नी है, और उस ज़माने में मेडिकल एड नहीं है। आप समझिए दिस इज़ 1864 1865 का टाइम है, सिविल वॉर बस ख़त्म ही हो चुकी है, और जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हमें दिख रहे हैं। तो मैथ्यू गार्थ पे उनको बहुत भरोसा है डनसन को, क्योंकि उन्होंने खुद ट्रेन किया है मैथ्यू गार्थ को। तो डनसन बहुत अच्छे हैं गन फाइट वगैरह में, ही इज क्विक टू ड्रॉ एंड ऑल दैट, जो मैंने आपको वेस्टर्न कॉवबॉय की जो एक मिथोलॉजी समझाई थी कि वो जो शूट आउट्स होते हैं, तो वो यहाँ पे भी है। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फिल्म का वो जो शूट आउट है, और जो उसका कोर सीक्वेंस है, अलग अलग लेवल पे चीज़ें होती हैं। तो अगर आप वेस्टर्न को समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में वेस्टर्न क्या है, क्योंकि अब आपको मैंने स्पेगेटी वेस्टर्न और रिविजनिस्ट वेस्टर्न से भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ धीरे धीरे, तो क्लासिक वेस्टर्न्स की तरफ मुझे लगता है ये सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो रेड रिवर बड़ी कमाल की फिल्म है। अब यहाँ पे जो मेन क्रक्स है वो ये है कि डनसन जो मैथ्यू है उसको अपना बच्चा समझता है, उसने पाल पोस के उसको बड़ा किया है, एंड ही इज़ लाइक अ सन टू हिम। पर इनके बीच में भी आइडियोलॉजिकल क्लैश धीरे धीरे डेवलप करता है, क्योंकि जब ये इस लंबी जर्नी पे जाता है डनसन, तो डनसन धीरे धीरे उसकी जो अंदर का गुस्सैलपन है, उसकी जो अथॉरिटेटिव नेचर है वो बाहर निकल के आती है। वो वहाँ पे रोकता नहीं है अपने जो पूरा ग्रुप होता है उसको, पानी पीने का मौका नहीं मिलता, खाने का मौका नहीं मिलता है, और वो कहता है चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो काफ़ी लंबा टाइम, दिन बीतते जाते हैं, हफ्ते बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं। तो धीरे 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 डनसन थोड़ा पैरानॉइड होता जाता है, और बीच में म्यूटनीज भी होने लगती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें डनसन को फॉलो नहीं करना, हमें वापस जाना है। तो डनसन ने पहले ही उनको साइन करा लिया था कि नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन साथ चलोगे तो एंड तक, कैंसस तक जाना पड़ेगा, बीच में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो डनसन अपने अपने तरीके से उनको पनिश करता है, जो भी लोग ट्रेल को छोड़ने की बात करते हैं। कुछ लोगों को वो मार देता है, कुछ लोगों को वो अलग तरह की सज़ा देता है। बीच में क्या होता है कि एक स्टैम्पीड भी हो जाती है, जो कैटल हैं वो रात को परेशान होकर भाग जाती हैं, और उसमें कुछ कैटल मारे जाते हैं, और किसी तरह से डनसन और जो उसके आदमी हैं उन कैटल को रिकवर करते हैं और अपने आप को किसी तरह से संभालते हैं। तो डनसन का भी दिमाग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, वो सो भी नहीं पा रहा है और बहुत ज़्यादा पी भी रहा है। धीरे धीरे वहाँ की जो उनके पास सामान है उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, कॉफ़ी का टेस्ट ख़राब है, लोग शिकायत कर रहे हैं, और डनसन आयरन फिस्ट के थ्रू उन लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करता है। बीच में एक और चीज़ को लेकर इनके बीच में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि डनसन जो है वो कहता है कि नहीं, मैं किसी भी तरह से इसको कैंसस लेके आऊँगा। पर उनको पता चलता है कि एबिलीन नाम की जगह जो पास है थोड़ी, वहाँ पे भी रेल रोड आ गया और वहाँ पे शायद अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। पर डनसन मानता नहीं है, कहता है तुम्हारी सुनी सुनाई बातों में मैं यकीन नहीं करूँगा, किसी ने देखा नहीं है कि एबिलीन में ऐसा कुछ है, तो हम जाएंगे कैंसस ही। फिर एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि डनसन जो 3 लोग जो भाग गए थे उनको वापस बुलवाता है और डिसाइड करता है कि इनको हैंग कर दो, कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा इस तरह की म्यूटनी, और इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, और इनका मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा ताकि आगे कोई हिम्मत ना करे। तो वहाँ पे मैथ्यू गार्थ, वो लड़का जिसको डनसन ने खुद पाल पोस के बड़ा किया था, तैयार किया था, वो डनसन के खिलाफ एक म्यूटनी कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं नहीं मारने दूंगा, तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करने दूंगा। और जो ट्रेल जो चल रहा था कैटल का और पूरा का पूरा जो इनका कैवलकेड चल रहा था, वो उसको खुद टेक ओवर कर लेता है और डनसन को पीछे छोड़ जाता है। कहता है बहुत हुआ, अब तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारा हमसे मतलब नहीं है कोई, अब हम इस ट्रेल को आगे लेके जाएंगे, तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो, तुम इस कंडीशन में नहीं हो, तुम हमें लीड करो। और जब वो डनसन को छोड़ के जाता है तो डनसन को कुछ लोग मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्योंकि डनसन उसके भी फादर फिगर जैसे हैं तो डनसन को उनके हाथों मरने नहीं देता, लेकिन वहाँ छोड़ जाता है। तो डनसन उसे कहता है कि जितने तुम्हें मैं सॉफ्ट समझता था, तुम उतने ही सॉफ्ट हो, और मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, मैं बदला लूँगा, और मौका मिलेगा तुम्हें मैं गोली मार दूंगा और तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों।
ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे तरह सॉफ्ट हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। जब मैथ्यू गार्थ इसके कंट्रोल में आ जाता है और डनसन को साइडलाइन कर देता है तो वो एबिलीन की तरफ ही निकल जाते हैं और पीछे अब डनसन आ रहा है। तो हर बार वो डर इनके दिमाग में रहता है कि कहीं डनसन आ जाए, रात को हमें ना मार दे, दिन में कहीं हमें ना पकड़ ले। हालांकि इनको पता है कि डनसन से काफ़ी आगे हैं, पर ये जानते हैं कि डनसन की स्किल और काबिलियत क्या है। वो दोबारा से अकेले होने के बावजूद भी अपनी पूरी एक फोर्स खड़ी कर सकता है और आके बदला ले सकता है। अब यहाँ पे हावर्ड हॉक्स की ग्रेटनेस और उनकी जो सिनेमेटोग्राफी है उसकी बात करूँ उससे पहले मैं दोबारा से उस बात पे आना चाहता हूँ क्यों रेड रिवर इंपॉर्टेंट फिल्म है। रेड रिवर इंपॉर्टेंट फिल्म इसलिए है कि रेड रिवर से पहले जो जॉन विन की इमेज थी वो थी एक टफ इंसान की, जो पावर, अथॉरिटी, स्टोइकिज्म के थ्रू सामने वाले बंदे पे जीत हासिल करता है और सच्चाई का साथ देता है। पर यहाँ पे हमें डार्कर शेड्स दिखते हैं जॉन वेन के। और जॉन फोर्ड ने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने हावर्ड हॉक्स को कहा कि ओ माय गॉड, मुझे तो पता नहीं था कि ये लंबू इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर सकता है। आज तक तो मैं सोचता था कि ये एक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक स्क्रीन प्रेजेंस है। तो यहाँ पे पहली बार जॉन फोर्ड को रियलाइज हुआ कि जॉन वेन एक्ट भी कर सकते हैं। और जॉन वेन एक्टिंग क्यों कर रहे थे यहाँ पे, वो इसलिए कर रहे थे कि उनके सामने था मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट, जो कि मैथ्यू गार्थ का रोल प्ले कर रहा है। और मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट इज वन ऑफ द फर्स्ट मेथड एक्टर्स। तो जब मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट सामने आया तो जॉन विन की जो इमेज थी कि इज़ अ फोर्स टू रेकन विद, जॉन विन को भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी एक्टिंग में अलग लेयर्स लानी पड़ेंगी अगर मुझे यहाँ पे एक परफॉर्मेंस देनी है। और जॉन विन ने क्या परफॉर्मेंस दी है, कहाँ से वो अपने अंदर की रॉ और डार्क साइड लेके आए हैं। और अगर ये रॉ और डार्क साइड हमें शायद रेड रिवर में नहीं देखने को मिलती तो मुझे नहीं लगता कि जॉन वेन आगे जाके जो जॉन फोर्ड की द ग्रेट मास्टरपीस है सर्चर्स, उसमें वो एपिक रोल कर पाते, या उससे आगे जाके मैन हू शॉट लिबर्टी वॉलेंस में दिखते, या ट्रू ग्रिट में दिखते, जिसके लिए उनको ऑस्कर भी मिला। अगर हम बात करें ओवरऑल इस फिल्म के स्कोप की, इस फिल्म के इम्पैक्ट की, तो आई थिंक रेड रिवर हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट वेस्टर्न्स एवर मेड। क्लासिक वेस्टर्न्स के साथ अगर आप एक समझ अपनी डेवलप करना चाहते हैं तो रेड रिवर इज़ सर्टनली एन एसेंशियल वॉच। और रेड रिवर आपको बताती भी है कि अमेरिकन ओल्ड वेस्ट कि जो मैं हमेशा बताता हूँ कि गुड वर्सेस बैड के जो लाइंस धीरे धीरे फेड ऑफ हो रही थी, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टिपिंग पॉइंट भी है। अब मैं आता हूँ, अगर मैं इस फिल्म की मूडीनेस की बात करूँ तो जो मूड के तो मास्टर रहे हैं हावर्ड हॉक्स, चाहे आप बिग स्लीप उनकी देख लें, नोआ देख लें, उनकी वेस्टर्न देख लें, तो यहाँ पे भी जो नाइट के सीक्वेंसेस हैं, एक मिस्ट फॉग वाला सीक्वेंस है, बहुत कमाल का है। हर वक्त डर सताता रहता है कहीं से कहीं डनसन आ गया और हमें आके मार ना दे। जो नाइट के सीक्वेंसेस हैं, मूडीनेस जो क्रिएट करी है, और जो एक कैटल का सीक्वेंस है, जो स्टैम्पीड का सीक्वेंस है, कमाल का है। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत शॉट्स हैं। ब्लैक एंड वाइट सिनेमाटोग्राफी में शायद ही कभी आपको इस तरह की ओपन फील्ड में जो सीन सेट हैं आपको देखने को मिलेंगे, इतने कमाल के हैं। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हावर्ड हॉक्स ने मूड क्रिएट किया है, एसेंस है। इसका एक बहुत फेमस मोन्टाज सीक्वेंस भी है जो कि पीटर बॉगडानोविच अपनी फिल्म द लास्ट पिक्चर शो में भी यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारे काउबॉयज़ के फेसेस दिखते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ यू हा करते हुए। तो बहुत ही क्विंटेंशियल वेस्टर्न सीक्वेंस है। और उसके अलावा इसकी मूडी सिनेमाटोग्राफी, जॉन वेन की ग्रेट एक्टिंग, उनका जो एक क्लैश है मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट के साथ, वो इस फिल्म को बहुत कमाल का बनाता है। इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं आसपास के सपोर्टिंग रोल में, वो भी बहुत कमाल के हैं। लेकिन इसका जो वुमेन कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा मुझे वीक लगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगा वो एक लेट डाउन है इस फिल्म के लिए, जिस तरह से ये वुमेन कैरेक्टर्स को हैंडल करती है फिल्म। हालांकि एक सीन है एक वुमेन कैरेक्टर के साथ जॉन वेन का, वो सीन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसमें जॉन वेन कहते हैं कि मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया और मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं तुमसे शादी करके अगर एक बच्चा पैदा करूं तो शायद वो मेरा असली वारिस बन सकता है, जो मैथ्यू गार्थ नहीं बन पाया। तो वो सीन मुझे पावरफुल लगा। लेकिन जो मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट के जो रोमांटिक सीक्वेंसेस हैं, या जो ओवरऑल जो एक वुमेन की प्रेजेंस है, उसको मुझे लगता है इन्होंने अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं किया। हमें समझना होगा कि उस ज़माने का सिनेमा वुमेन आइडियोलॉजी को शायद सही तरह से समझता नहीं था। वो मेल गेस के दौर में कहीं ना कहीं खो गया, और एक वेस्टर्न के अंदर एक वुमेन कैरेक्टर को दिखाना एक हमेशा से चैलेंज रहा है। हालांकि हमें बहुत अच्छी वेस्टर्न्स भी देखने को मिली हैं, और सर्जियो लियोनी खुद ही वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट जैसी फिल्म में उन्होंने बहुत कमाल से वुमेन कैरेक्टर को दिखाया है। तो वो चीज़ मेरी शिकायत है यहाँ पे कि वुमेन कैरेक्टर्स को आपको एक दर्जा देना चाहिए, एक सडन डिग्निटी देनी चाहिए। आप सिर्फ उनको एक ऐसा कैरेक्टर नहीं दिखा सकते जो सिर्फ बातें कर रहा है, यूजलेस टॉक कर रहा है, और आप उसको ड्यूज एक्स मकाइना की तरह यूज़ कर रहे हैं कि लास्ट में आपको कुछ समझ नहीं आया तो एक वुमेन कैरेक्टर को बुला के आपने सारा सोल्यूशन निकाल दिया। तो वो मेरी इस फिल्म से शिकायत है। लेकिन
लेकिन इस फिल्म का जो इनिशियल पार्ट है, जो इस फिल्म का सेटअप है, इस फिल्म का जो मिडिल पार्ट है, जो इस फिल्म के कमाल के सीक्वेंसेस हैं, जो कोलिजन कोर्स है जॉन वेन के कैरेक्टर डनसन का मैथ्यू गार्थ के साथ, जो एंड का शूट आउट है, हर चीज़ कमाल की है इस फिल्म की। बस थोड़ा सा जो एंड में जो इन्होंने वुमेन का जो एक ड्यूस एक्स मकाइना का एंगल दिया है और प्लॉट को बड़ा कन्वीनियंटली हैप्पी एंडिंग में इन्होंने बदलने की कोशिश करी है, वो चीज़ मुझे डिसअपॉइंट करती है। पर 1948 की फिल्म है, तभी तो हम बात करते हैं स्पैगेटी वेस्टर्न्स की, रिविजनिस्ट वेस्टर्न्स की, कैसे वेस्टर्न्स को रिवाइव किया। तो रेड रिवर ज़रूर देखिए, हालांकि ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स है। वेस्टर्न तो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, इसको अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट भी मानता है, इसको प्रिजर्व भी कर दिया गया है फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज एस्थेटिकली इंपॉर्टेंट फिल्म। और हावर्ड हॉक्स की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स है, जॉन वेन की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेज इसमें देखने को मिलती हैं, और जॉन वेन पहली बार दिखाते हैं अपना वो अदर साइड कि हाँ वो सटल एक्टिंग भी कर सकते हैं। और मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट के साथ जब वो आते हैं स्क्रीन पे तो उनकी एक टेंशन दिखती है, वो बड़ी कमाल की है। और मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट आगे जाके एक बहुत बड़े स्टार एक्टर भी बनते हैं, मेथड एक्टिंग को नए लेवल पे लेके जाते हैं। उस सब की शुरुआत होती है रेड रिवर में। तो ये थी मेरी आज की पेशकश। बहुत जल्दी मैं एक और क्लासिक लेके आपके सामने आऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपके इनबॉक्स में पहुँचें।